ओके, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। अभी सबको स्क्रीन पे ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे वी हैव एन ओरिएंटेशन लेक्चर। तो आज जो है हमने ग्रुप्स डिवाइड किए थे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो रिवीजन साइकिल में अप टू 50% सिलेबस कवर कर पा रहे हैं, कुछ जो है 80% कवर कर पा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स मोर देन 80% कवर कर पा रहे हैं। तो आज जो है हम उन स्टूडेंट से बात करेंगे सबसे जो कि अप टू 50% जो है सिलेबस अपना कवर कर पा रहे हैं। इट कुड बी लेस देन 50% ऑल्सो एंड अप टू 50%। तो आज जो हमको चीजें देखनी है, हमको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है, पर इससे पहले 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पुट अप करूंगी, और मैं एक एक से नहीं पूछूंगी, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है ये पूछूंगी, और आपको जो है उसका आप एक शीट लो, उस शीट पे आपको आंसर उसका लिखना है, और जब मैं आंसर बोलूँ तो आपको देखना है कि वो आपने आंसर सही किया कि नहीं किया। और ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हैं जो कि कभी ना कभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें बस आपको खुद नोट डाउन करके रखना है। अगर कोई बताना चाहता है तो दे कैन ऑल्सो स्पीक आउट द आंसर, बट अदरवाइज आप खुद लिखो और एनालाइज करो 10 क्वेश्चन में से आपको जो है कितना आता था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वातज श्रीपद में सिरावेद कहाँ करते हैं? वातज श्रीपद में सिरावेद कहाँ करते हैं? सबने लिखा? बताओ श्वेता, लिख लिया? वंदना, कहाँ करते हैं सिरावेद? देखो, वातज श्रीपद में हम करते हैं गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर, पैतृक श्रीपद में करते हैं गुल्फ के बिल्कुल, और जो अंगुष्ठ की सिरा होती है उसमें हम कफज श्रीपद के लिए सिरावेद करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमें चिकित्सा स्थान से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तालु पुपुर जो है उसका प्रमाण क्या बोला है? कोल प्रमाण। कोल प्रमाण बोला है। तो कोल अस्थि किसका प्रमाण बोला है? कंठशालों का। वेरी गुड। आम्लक अस्थि किसका बोला है? अपची एवं गिलायु का, है ना? गिलायु। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ चक्रपाणी जो 3 टाइप गिलायु। मैम आवाज कट रही है थोड़ी। गिलायु। गिलायु एवं अपची, है ना? अच्छा, अब मुझे नेहा बताएंगे कि नेहा जो चक्रपाणी ने 3 टाइप के द्रव्य बताए, तीक्ष्ण द्रव्य, मध्य वीर्य, मृदु वीर्य, इनकी डोज क्या होती है और एग्जाम्पल क्या क्या इनके? सुभद्रा आप बताओ। मैम तीक्ष्ण, एकश, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? स्नोही जैसे। शुंठी, हाँ, मतलब जो टेक्सचुअल एग्जाम्पल है वो ये है। अच्छा, और फिर मध्य के लिए? मध्य के लिए हाफ पल, और उसके लिए जो मृत्यु है उसके लिए एक पल। ठीक है, गुड। अच्छा, भग्न संधान काल जो है वो सौम्य ऋतु में कितने कितने दिन पे होना चाहिए, साधारण ऋतु में कितने दिन पे होना चाहिए, और आग्नेय ऋतु में कितने दिन पे होना चाहिए? ये मेरे को कौन बताएगा? ये मुझे तेजेंद्र आप बताओ। मैं बता सकती हूँ। हाँ हाँ बोलो। 7 5 3 3 5 7। 7। हाँ ओके, मैंने वो नहीं, वैसे मैंने ऐसे याद किया होता ना, वैसे 7 5 3। ठीक है, ठीक। और अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि जो आसव की योनियां हैं वो कितनी बताई हैं? शिवानी बताएगी मुझे। 9 बताई हैं। और कुल पथ्यतम आसव कितने बताए हैं? 84। ठीक है। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट बताओ आप कि
जो व्रण के प्रकार के हिसाब से जो चरक आचार्य चरक बताते हैं कि व्रण गंध से कितने प्रकार का होता है? मैम 8। ठीक है। व्रण उपद्रव? 16। 16 स्राव होता है 14 और उपद्रव 14 और 16 स्राव। ठीक है। अच्छा, नष्ट आर्तवा कौन सी योनि व्यापक के लिए आता है? बंदिया। ठीक है। फिर प्रशंसिनी के लिए क्या बोला है? धूप प्रसुषिष्ट। गुड। दुष्प्रचार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि जात हारिणी जो है वो टोटल जात हारिणी कितनी है, उसमें से साध्य कितनी है, यापे कितनी है और असाध्य कितनी है? और टोटल 35 है। 8, 16, 11। ठीक है, 11, 16, 8 और टोटल नंबर है 35। अच्छा, 35। बताओ कि रजत शिलाजतु जो होता है उसका रस क्या होता है? कटु। मैम कटु होता है पर मधुर भी पाक मधुर होता है। ठीक है। लौह शिलाजतु का रस क्या होता है? उसका भी तिक्त लवण। लवण। तिक्त लवण। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप मुझे बताओ, एशाम दश विधस्तेषाम प्रयोगः, ये कहाँ पे आया है और किसके लिए आया है? एशाम दश विधस्तेषाम प्रयोगः। भल्लातक रसायन। हाँ, भलातक के लिए आया है। कहाँ पे आया है? रसायन चैप्टर। रसायन पाठ में आया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताओगे कि एरन मूलम क्या है? एरन मूलम अग्रय संग्रह में क्या बोला है? तो सिंपल तो इजी पूछा मैंने, है ना? चलो। यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कौन सा जो हेमंत ऋतु है वो दिन के कौन से पार्ट से रिलेट करती है? मैं ये पूछूंगी, वही बताएगा मुझे, है ना? हेमंत ऋतु जो है वो हम दिन के कौन से काल से उसका रिलेट करते हैं? तो ये मुझे कौन बताएगा? रमनदीप, आप बताओ। मैम प्रत्यूष। अच्छा, और फिर रात्रि में क्या आता है? रात्रि में शरद आती है, अर्धरात्रि। ठीक ठीक, गुड। अर्धरात्रि में। अच्छा, अब नेत्र और अपांग के लिए कौन सा बंध हम यूज करते हैं? ये मुझे रुद्री बताएंगे। ये भी बड़ा सिंपल पूछा मैंने। चलो नेक्स्ट, अब बताओ मुझे। अच्छा, उत्संग बंध जो है, उत्संगी बंध जो है वो किसने बोला है और वो कहाँ पे प्रयोग करते हैं? बागभट ने बोला है। प्रलंबित भाव। ठीक है। वारुणी, मुझे बताओ कि असम्यक कर्ण वेधन जो है उससे मतलब उसकी जो सिरा अगर उस पे आघात हो तो कौन कौन सी सिराओं का वर्णन आता है? लौटिका, मर्मिका, सालिका, मर्मिका, लौटिका। और कौन सी सिरा में हमें मन्या स्तंभ और अपतानक जैसे लक्षण मिलते हैं अगर उस पे आघात हो, उस पे ट्रॉमा हो तो? मृतिका। चलो, अब मुझे बताएंगे कि प्रतिमर्श की नस्य की क्या मात्रा होती है, ये मुझे सपना बताओ। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 गुण। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे गणेश बताएंगे कि ऐशनी जो है किसके लिए प्रयोग हम करते हैं? क्या? ऐशनी शस्त्र प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? हम शस्त्र के प्रयोग देते हैं ना, दंडलाग्र किसके लिए है, करपत्र किसके लिए है, ऐसे ऐशनी किसके लिए है? एशन के लिए। अनुलोमन अनुलोमन के लिए। अनुलोमन के लिए। तो कितने क्वेश्चंस पूछ लिए मैंने? वो आवाज एको कर रही है, आप लोग इसका म्यूट कर लो। आवाज सही है। अब आ रही है? यस मैम।
ठीक है, चलो तो फिर अब जो है हम स्टार्ट करेंगे ओरिएंटेशन लेक्चर के साथ, है ना। अच्छा, इसमें अभी जो हमने क्वेश्चंस पूछे तो बहुत किसी किसी को फटाफट आंसर आ रहा था, किसी किसी को टाइम लग रहा था, तो वो कोई इशू नहीं है। देखो कई जैसे हम सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, सबका रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता है, तो इससे घबराना नहीं है कि मुझे एकदम तो आंसर नहीं आया। तो ऐसा होता है, किसी किसी को फटाफट एकदम आंसर ध्यान आ जाता है, किसी को थोड़ा देर में ध्यान आता है, पर बिल्कुल करेक्ट भी ध्यान आता है, कोई गलती नहीं करता, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी तो उस समय पे क्या आपके दिमाग में क्लिक कर रहा था कि मैंने ये चीज कहाँ पे पढ़ी है, इस चीज को जो है मैंने इसका रेफरेंस क्या है, या फिर आपके दिमाग में वो पिक्चर आ रही हो पूरी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पेज था, मैंने इधर ये चीज पढ़ी थी। तो बस जरूरी ये है कि जो लोकेशन है उस एरिया मतलब उस क्वेश्चन की वो आपको याद होनी चाहिए। आपको अपने आप उसका आंसर जो है वो क्लिक कर जाएगा, चाहे 10 सेकंड में क्लिक करे, चाहे 20 सेकंड में क्लिक करे, और ऑप्शंस देख के तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जिसको फटाफट आंसर आ नहीं रहे थे उसको बिल्कुल घबराना नहीं है, उसको बस देखना है कि कहाँ कहाँ पे मुझे आंसर्स आते थे, और इसमें से जो आंसर्स नहीं आते थे उसको आज आप बैठ के वो एरिया जो है आप रिवाइज करोगे। ठीक है, तो बेसिकली अब सब स्टूडेंट्स का जो आज हम क्वेरी लेंगे वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट सिलेबस जो है वो एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम में रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो रिवीजन साइकिल जो आपकी बनाई गई है उसमें आप पूरा सिलेबस नहीं कर पाते, 50% हो गया, 40% हो गया, ऐसे करके चल रहा है। तो अब आपको देखना है कि जो 50% आपका हो रहा है और जो 50% आपका छूट रहा है ये क्या क्या है, और ये आपका 50% कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा। एक तो कारण ये हो सकता है कि जैसे किसी का अष्टांग हृदय इस समय पे कमजोर है, तो वो हमेशा रिवीजन साइकिल के टाइम अष्टांग हृदय छोड़ ही देते हैं, उसको कभी करते ही नहीं है कि ये तो मेरे को टाइम लगेगा, इसको भी छोड़ देता हूँ। या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, मान लीजिए पदार्थ विज्ञान है, इतिहास है, जो कि आपको वीक लगते हैं, इस वजह से आप उसको छोड़ ही देते हो कि मुझे करना ही नहीं है। तो आपकी अभी 2 रिवीजन साइकिल हुई, 3 रिवीजन साइकिल हुई, तो आपको ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करके रखो कि जिस एरिया से आप बचते हो, जिसको आप अवॉइड करते हो, है ना, उस एरिया को नोट डाउन करके रखो कि मेरा ये सब्जेक्ट जो है इसको मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, और इसको फिर अवॉइड नहीं करना, इसका भी हमको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो आज इसीलिए आज हमारा असेसमेंट का दिन है, और असेसमेंट की परीक्षा कैसे होती है, इसकी भी द्विविध परीक्षा होती है। एक तो हम इनपुट असेस करते हैं, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं कि हमारा इस समय पे जो है कितना हम रिवाइज कर पा रहे हैं, कितना हम जो है क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ये तो हो गया इनपुट। दूसरा होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है कि जब आपने क्वेश्चंस किए, एक तो आपने वो चीज पढ़ ली, नेक्स्ट है जब आप क्वेश्चन करने बैठे तो उस समय पे आपने एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन, मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने चरक सूत्र के किए या 100 क्वेश्चन किए, तो उसमें से आपने रिवाइज कर चुके हो, अब आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो उसमें से आप असेस करोगे कि मेरे कितने गलत हो रहे हैं, तो वो हमारी आउटपुट असेसमेंट होती है। तो जितनी इंपॉर्टेंट इनपुट असेसमेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आउटपुट असेसमेंट भी होती है। आज का लेक्चर जो है वो हम आज इनपुट असेसमेंट पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट जो आपके कमिंग लेक्चर्स हैं वो हम आउटपुट असेसमेंट पे भी फोकस करेंगे। पर आउटपुट तो तभी अच्छी होगी जब इनपुट अच्छी होगी, इसीलिए पहला स्टेप हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो एक चीज आप सबको समझनी है, जैसे आप यहाँ पे देखो कि एक इंसान ने कुछ काम करना शुरू किया, बहुत उसके अंदर लगन थी जब उसने शुरू किया, इसका फेस भी देखो ये कितना ज्यादा मतलब डेडिकेशन था इसको, और ये बहुत मेहनत से काम कर रहा है। बट जैसे जैसे वो मंजिल के पास पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं एक होप जाने लग जाती है कई बार कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी आनी शुरू होती है। तो इस समय पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इस वाले स्टेज पे हो, देखो जो सेकंड वाला आप स्टेज देख रहे हो ना, आपके और आपके एग्जाम क्रैक करने के बीच में बस इतना ही डिफरेंस बचा है, इतना ही आपके पास टाइम बचा है, और आपको इतनी ही मेहनत और करनी है। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अगर इस समय पे आपके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि अब मंजिल भी बहुत पास है और आपके एफर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। बस हमारे एफर्ट्स को हमें और एनहांस करना है। कभी भी किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव नहीं होना है कि मुझसे नहीं हो रहा है या जो भी है, ऐसा नहीं सोचना आपको। आपको बस सोचना है कि बस आने वाला है और मुझे उस समय पे बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना है। बस आपके दिमाग में यही होना चाहिए। आपको रिजल्ट के बारे में
में नहीं सोचता रहना है कि क्या है क्या नहीं होगा। आपको इस समय सिर्फ अपने एफर्ट्स पे फोकस करना है कि मैं इतने अच्छे अपने एफर्ट्स करूं कि मेरा आउटपुट या मेरा रिजल्ट जो है वो अपने आप ही अच्छा हो। मैं इतनी मेहनत कर लूं कि मुझे कोई फर्क ना पड़े कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, मीडियम आया, इजी आया, मैं सिलेक्शन अपना ले लूं। तो इस समय पे आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको कैसा बनना है, आपको जो है अपने टारगेट को देखना है और वो भी बहुत होप के साथ देखना है कि मैं ये अचीव करूंगा, और उसके बाद आपको एफर्ट्स लेने हैं। तो आपने अपना गोल देख लिया, गोल सेट है AIA PGT 2020। अब उसके जो एफर्ट्स हैं, जो ये सीढ़ियां हैं, जो छोटे छोटे इसके स्टेप्स हैं, अब वो हमको लेने स्टार्ट करने हैं। तो अभी अपने साथ में जो भी आपको बोला था कि डेली ऑर्गेनाइजर या डेली डायरी आपने जो बनाई है अपनी, जिसमें आप रोज लिखते हो कि आज मेरा कितना सिलेबस हुआ, आज मेरा डेली का गोल क्या है, तो उसी डायरी को अभी आप साथ में लेके बैठोगे। और इस जो हम अभी एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसको बस आपको लिखना है कि उसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, बस आप उसका आंसर लिखो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सुनो और जो भी इस समय पे पूछा जाए उसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये वर्कशॉप, ये एक तरीके से हमारी वर्कअप शीट होगी। तो हमको अभी कुछ चीजें चेक करनी है और अगर गलत है तो हमको उसको करेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आप 50% रिविजन कर रहे हो, चाहे आप 60% कर रहे हो, एक चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है कि कहीं मैं हाई यील्ड एरियाज तो मिस नहीं कर रहा, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, कहीं मैं वो एरिया तो नहीं छोड़ रहा हूं। तो वो एरिया कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, चरक सूत्र पूरा ऐसा है कि जो आप किसी भी हद तक नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा अच्छे से कवर करना है। सुश्रुत का शारी स्थान ऐसा है जहां से क्वेश्चंस बहुत मस्ट ही होते हैं। सुश्रुत के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं सूत्र स्थान के, अप टू 21st चैप्टर 1 से लेके जो है व्रण प्रश्न अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। चरक चिकित्सा के चिकित्सा सूत्र, उसमें जो रोग निदान वाला पार्ट दिया है, पूर्व रूप दिया है, लक्षण दिया है, योग के बस आपको नाम फटाफट करने हैं, उसके अंदर की जो इंडिकेशंस हैं वो भी करनी है, बट एटलीस्ट उतना तो आपको करना ही है। जब हम चरक सिद्धि पढ़ते हैं तो वहां पे न्यूमेरिकल जो हम पंचकर्मा के देखते हैं कि जो है इतने अंगुल, हम कौन सी एज ग्रुप में कितने अंगुल के जो है हमारा बस्ती नेत्र का प्रमाण रहेगा, या फिर कितना जो है वेग में कितना जो है उसकी शुद्धि कैसी है, तो माने की शुद्धि में क्या है, वेगी की शुद्धि में क्या है। तो जो ये न्यूमेरिकल वाला एरिया है सिद्धि स्थान का, ये तो आप मिस नहीं कर रहे हो। उसके बाद आता है शालाक्य। शालाक्य बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे मॉडर्न से भी क्वेश्चन आते हैं, आयुर्वेद वाले एरिया से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो आप नहीं मिस कर रहे। एंड अलॉन्ग विद दैट सब्जेक्ट्स जैसे कि कौमारभृत्य, प्रसूति और रस और द्रव्य, जो कि आपका डेली डोज में चल रहा है वो। तो ये एरियाज आपको किसी भी हद में मिस नहीं करने हैं, और अगर आप इसको टोटल करके चलते हो तो ये अपने आप ही आपका लगभग 45% या 50% तक आपका सिलेबस जो है वो इतने में ही कवर हो जाता है। इसके बाद जो आता है, भले ही वो सब्जेक्ट हो पर उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, पदार्थ विज्ञान में कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही काम, कुछ जो है टिपिकल उसमें पेजेस हैं, टिपिकल उसमें सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही आपको करने हैं, तो वो बहुत आपकी एनर्जी नहीं लेते। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, और ये आपको हमेशा जब भी आप अपनी साइकिल करते हो, रिवीजन साइकिल, तो इनको पहले अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद आप दूसरी चीजों में जो है जाओ। और इस समय पे आपका टारगेट होना चाहिए कि ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं, ये विद इन 3 to 4 डेज, मैक्सिमम 5 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो पहला लिखो, एम आई मिसिंग दीज हाइल्ड एरियाज, इसमें से तो कोई मिस नहीं हो रहा है। अगर मिस हो रहा है तो उसको लिख लो कि मेरा ये एरिया जो है मिस हो रहा है, तो नेक्स्ट रिवीजन साइकिल में आप उसको पहले करोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। तो आपका एक डेली शेड्यूल जो है वो बना हुआ है ना। तो अब आप अपने आप से पूछो कि मैं अपना जो है डेली, अब डेली शेड्यूल किसकी बेसिस पे बना है? इस पे कि आपको पूरा रिवीजन जो है वो 1 हफ्ते में या 10 दिन में, इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, 7 to 10 डेज में हमें वो कंप्लीट करना है। तो उसी के हिसाब से छोटे छोटे चंक्स में अपने आपने जो है दिन को डिवाइड किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप अपना डेली शेड्यूल फॉलो कर पा रहे हो? वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? या फिर अगर आपका मान लीजिए 10 घंटे का शेड्यूल है, या 8 घंटे का शेड्यूल है, या 12 घंटे का शेड्यूल है, जिसका भी जितना जितना शेड्यूल है, क्या आप वो पूरा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे डेडिकेट कर पा रहे हो? सबसे पहला तो ये, अगर कर पा रहे हो और उसके बावजूद अगर आपका जो है पूरा सिलेबस नहीं हो रहा है, और इसमें मैं ये नहीं बात कर रही कि कितने घंटे कौन पढ़ रहा है,
मेन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ये आता है कि आप उस पूरे 8 घंटे को 10 घंटे को टाइम के टाइम को कैटेगराइज कैसे कर रहे हो, आप उसमें जो है कितनी देर संहिता को दे रहे हो, कितनी देर आप क्वेश्चंस को दे रहे हो। तो जो वो एक तरीके से जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आपने जो है समिता को भी टाइम देना है, सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, डेली डोज वाले पॉइंट्स को भी कवर करना है, क्वेश्चंस को भी करना है। तो या ये आपकी जो मेजर चीजें हैं, क्या ये आपके 8 घंटे 10 घंटे के शेड्यूल में पूरी हो रही है? अगर हो रही है तो फिर आपका जो है पूरा सिलेबस क्यों नहीं पूरा हो रहा? क्वेश्चन ये आता है कि आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो इसमें अगर किसी स्टूडेंट के साथ ये वाली प्रॉब्लम है तो उसमें आप हाईलाइट करके लिखो कि यू हैव टू मॉडिफाई द डेली शेड्यूल। आपके शायद डेली शेड्यूल में कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसिंग है जिस वजह से आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है। या तो किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट्स को अटेंशन ही नहीं दी, या फिर किसी स्टूडेंट ने पारिक वाले एरिया को अटेंशन या उसको नोट करके नहीं रखा है। तो आपको फिर से एक बार अपना जो डेली शेड्यूल है उसको ऐसे सेट करना है कि आपको 7 to 10 डेज में पूरा एआईपीजीडी का सिलेबस कवर करना है। तो आप उस तरीके से उसको एक बार, और आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे इस काम में। बस एक बार फटाफट देखो, आपको एक जो स्टार्टिंग में जब आपने कैप्सूल कोर्स ज्वाइन किया था और जो बाकी जो रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट है सबको एक फाइल शेयर किया था ना, जिसमें कि हमने पूरा आपको शेड्यूल बताया था कि ये चीजें आपकी इतने इतने घंटे कवर होनी चाहिए। तो उसका रेफरेंस लेके एक बार चेक करो कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आपको डाउट पूछना है ये, तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर आप डेली शेड्यूल फॉलो कर ही नहीं पा रहे, आपका टारगेट रहता है 8 घंटे का पर आप 4 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, तो अब उसमें आपको देखना है कि जब मैं 8 घंटे का शेड्यूल लेके चल रहा हूँ, जब मैंने जो अपना जो है टारगेट फिक्स करके रखा है कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा? पहला रीजन ये हो सकता है कि आप पढ़ने बैठते हो बट उस समय पे कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसी आ जाती है कि आपका या तो पढ़ने का मन अंदर से नहीं करता, या फिर आप जो है आपको कुछ काम आ जाता है। देखो भाई, सारे स्टूडेंट जो है जितने सब लोग काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी ड्यूटीज पे तो है नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो है अभी लॉकडाउन की वजह से ड्यूटीज नहीं चल रही, तो इस वजह से आपको पूरा पूरा दिन मिल रहा है। तो दूसरा रीजन ज्यादा हो सकता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करता है तो ऐसे समय पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो आप ग्रुप पे डालो। ग्रुप में आप सब लोग डिस्कस करो कि कहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का रेफरेंस कहाँ हो सकता है। फिर ऐसे करके आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी सबको बोला था कि आप लोग जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए जो है कुछ सब्जेक्ट, अपने जो वीक सब्जेक्ट हैं वो सब अपने ग्रुप पे पोस्ट किए थे। तो इसी हिसाब से जो है आप अपने ग्रुप्स भी बना सकते हो कि हम जो है ये वाला, जैसे किसी का शालाक्य वीक है, किसी का शारी स्थान वीक है, तो आप जो है 2 या 3 दिन में एक जो है कॉन्फ्रेंस कॉल आप खुद मिलके जो है ऑर्गेनाइज करो और सब लोग बैठ के वो डिस्कस करो कि अच्छा इसका अब साथ बैठ के आप रिविजन करो। हम लोग ऐसे ही करते, जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो उस समय पे सब लोग अलग अलग जगह थे, इंटर्नशिप तब बिल्कुल खत्म हुई थी। तो उस समय पे हमारे पास लगभग 1 महीने का टाइम था। तो जब इंटर्नशिप खत्म हुई तो सब लोग अपने जो है घर गए, या जहां जिसको प्रिपरेशन करनी थी, तो सब लोग तब कनेक्ट रहते थे कि हम 3 दिन में ना एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, उसमें जो हमारा वीक एरिया है, कॉमन वीक एरिया, वो हम एक दूसरे को पढ़ के सुनाएंगे, है ना। तो ऐसे करके आप आपस में वो चीज कर सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो देखो, एक बोरियत कब आती है, जब चीज करते करते आप चरक सूत्र कब से पढ़ रहे हो तो आपको लगता है ये तो मुझे आता है, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जब उस समय पे अगर आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे आप चीजें गलत कर रहे हो। तो अपने आप आपका मन करेगा कि वो चीज जो है मैं दोबारा पढ़ूं। और एक कंटिन्यूअस पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ी देर पढ़ो, क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो। और पूरा दिन भी आपको एक संहिता को नहीं देना है, एक संहिता के कुछ पार्ट को आपको पूरा दिन देना है, सब्जेक्ट को थोड़ा समय देना है और कुछ समय जो है क्वेश्चंस को देना है। ठीक है, तो पूरी साइकिल आपकी ऐसी मेंटेन रहनी चाहिए। और ऐसे करके आपको जो लूप होल है, वो अपना लूप होल आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। आपको पता है आप अपनी नजर में क्या कर रहे हो। आप सबसे अच्छा परीक्षक तो आप स्वयं ही हो सकता है इंसान अपना। तो आप जो है अपने आप को एनालाइज करके देखो कि कहाँ पे लूप होल है और उसको आप करेक्ट करो। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई मुझे तो एक
टॉपिक करने में, मैं अगर 1 घंटे का टॉपिक मुझे लगता है मैं 1 घंटे में कवर करूंगा तो मुझे 2 घंटे लग जाते हैं या फिर 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो देखो इसमें कोई और आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो कि देखो वो तो उसको तो पढ़ने बैठता है, उसको तो 1 ही घंटा लगता है, उतनी देर में उसका आधा चरक सूत्र पूरा हो जाता है, 15 चैप्टर उसके इतनी देर में ही कवर हो जाते हैं। तो कभी भी आपको अपने को किसी से कंपेयर नहीं करना है। हमें सबको अलग अलग बनाया है, हर एक का एक इंडिविजुअल वे होता है। जैसे टाइप्स ऑफ रिवीजन होती है, तो देखो कुछ लोग होते हैं जिनका कफश टाइप ऑफ रिवीजन होता है कि वो एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा दिन उसमें डेडिकेट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बट उनको जो है वो चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ भी जाएगी, तो उनको 10 रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उनका हो सकता है 5 या 6 रिवीजन में ही काम हो जाए। इसके अलावा कुछ वादश टाइप के रिवीजन वाले लोग होते हैं जो कि बहुत चल गुण के साथ पढ़ते हैं, घूमते फिरते पढ़ते हैं, और वो बार बार पढ़ते हैं, उनको बार बार पढ़ने से चीजें याद होती हैं। उनका इम्पैक्ट एक बार पढ़ने का नहीं होता, तो उनको जो चीज 5 बार पढ़ने में किसी को याद होती होगी, उनको 10 बार पढ़नी पड़ती होगी, पर उनको याद हो जाती है। तो हर एक का अलग अलग पैटर्न होता है, हर एक का अलग अलग तरीका होता है। हमें किसी को कॉपी नहीं करना, ना हमें किसी से कुछ चीज लेनी है, हमें देखना है कि मेरा मेथड क्या है, मुझे जो है उस चीज में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अपना तरीका आपको देखना है कि आपका तरीका कैसा है, और हमेशा आपको उसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखोगे। और ये जो तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जो तीनों एक्सरसाइज करी हमने, आज के आज आपको उसको साइड में लिखते हुए अपना डेली का जो शेड्यूल है वो आपको एनालाइज करना है। और ये करने के बाद मुझे आज हर स्टूडेंट का जो है एक पर्सनल चैट पे मैसेज चाहिए कि इन तीनों का मेरा क्या आंसर था और मैं उसको कैसे जो है करेक्ट करूंगा। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट साइकिल में फिर से देखेंगे कि आपने कितना करेक्ट किया, कितना इम्प्रूवमेंट आया। देखो जब भी हम किसी गोल की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, कोई भी 100% नहीं होता, किसी के पास परफेक्शन नहीं होती, हमारा नेचर का लॉ ही नहीं है परफेक्शन का। बस हमारा लॉ क्या होता है कि आपको हमेशा उसकी तरफ से जो है उस टारगेट के लिए आपको सतत प्रयास करने की जरूरत होती है। और जो इंसान एंड मोमेंट तक सतत प्रयास करता है, सक्सेसफुल हमेशा वही होता है। अगर आप इस समय पे रुक जाओगे, जब आप इतना करीब हो अपने टारगेट के, परेशान हो जाओगे, तो शायद आपको सक्सेस नहीं मिले। बट आप जिस समय पे इस समय आप जिस भी कैलिबर पे हो, जितना भी आपका इतनी अच्छी पढ़ाई की हो, अगर आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने जितनी पढ़ाई करी नहीं की, चाहे 4 महीने पढ़ा, चाहे 6 महीने पढ़ा, चाहे कैसे भी आपका हिस्ट्री रहा, पर आपको ये एग्जाम करना है और आप एंड मोमेंट तक उसके लिए मेहनत करोगे, तो फिर ये एग्जाम में सिलेक्शन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, सबको बात आई समझ? ठीक है, तो सब आज लोग जो है अपना इनपुट असेसमेंट करेंगे, और नेक्स्ट असेसमेंट जो हमारी जाएगी वो हम थोड़ा सा इनपुट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यूज हमें कैसे सॉल्व करने रहेंगे, एमसीक्यूज हमें कैसे डील करने हैं, वो इस समय पे बिल्कुल ऐप्ट टाइम है कि आपको जो है शुरू करना है। तो इससे पहले आपका एक होमवर्क ये रहेगा कि सब स्टूडेंट्स जो है वो, अब जैसे आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो सब स्टूडेंट्स का मुझे एक अपनी डायरी में आप अपना डाटा मेंटेन करके रखो कि जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें आपके नंबर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चंस कितने जाते हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट करते हो, कितने अटेम्प्ट नहीं करते हो, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस कितने हैं, तो आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और दीपक अभी कुछ स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है ना, लास्ट 1-2 दिन में। दीपक है और महालक्ष्मी है। अच्छा, संजीव, महालक्ष्मी, दीपक, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया? ठीक है, ज्वाइन किया। ठीक है, ठीक है। तो जो देखो जो स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं उनको ध्यान रखना है कि जो आपको शेड्यूल दिया गया है उसको आप फॉलो करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको पूछना है। और जो भी आपको जिस ग्रुप पे ऐड किया है, उस ग्रुप पे आप अपना वीक सब्जेक्ट जो है वो पोस्ट करोगे कि मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वीक है, और इसके साथ साथ अगर किसी और का भी कोई वीक है तो वो आपको वहाँ पे नोट करके लिखना। ठीक है, समझ आई बात? और इस समय पे बनाओ, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, टेबल चेयर पे ही बैठ के पढ़ना है।
लॉकडाउन का टाइम है, नींद आनी शुरू होती है इनकी वजह से, आप बैठे हो घर पे खा पी रहे हो, ये नहीं करना है आपको। सब स्टूडेंट को जो है अच्छे से चेयर टेबल शेयर की अपना टाइम से वो करना है। अच्छा, ईश्वर्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबल डेट ऑफ एग्जाम। तो देखो अभी जो है एग्जाम का डेट हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो मिड ऑफ जुलाई के अराउंड या फिर अगस्त भी जा सकता है, बट उससे डिले नहीं होगा। जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली हम एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए कोई क्लेम अभी नहीं कर सकते। ठीक। और किसी का कोई डाउट? मैम। बोलो सपना। हाँ मैम, पेपर सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है मैम। जैसे एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, फिर उसको चेक करते, तो बहुत टाइम जाता है एक पेपर सॉल्व करने में। लगभग कितना लगता है? मैम आधा घंटा तो लग जाता है एक पेपर में, फिर ज्यादा पेपर्स नहीं हो पाते, फिर वैसे ही लगने लगता है थकान जैसी, तो फिर नहीं हो पाता है ज्यादा। अगर डायरेक्ट वैसे ही देखते जाएं आंसर क्वेश्चन और सोचते जाएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लिखना जरूरी है कि एक एक आंसर लिखे? नहीं, देखो ऐसा होता है कि जब हम पहली बार पारिक कर रहे होते हैं ना, तो उस समय पे, या दूसरी बार भी पारिक कर रहे हैं तो उस समय पे टाइम लगता है। तो उस समय पे ना आप ऐसे क्वेश्चंस देखा करो जो जिनका रेफरेंस आपको, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनका रेफरेंस ढूंढने का भी कोई मतलब नहीं है। कोई क्वेश्चन है जो कि जैसे किरण समिता से है या बिल्कुल ही ऐसे एरिया से मॉडर्न का है, तो उनका रेफरेंस आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती। जो जैसा है उसको वैसे ही नोट करके रखो। पर ऐसा जो एरिया जैसे मेजर चरक से है, सुश्रुत से है, वाग्भट से है, तो वो आप आइडेंटिफाई करके ढूंढा करो। और एक काम करा करो, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, उसी टाइम आप ऑप्शन देख के मत करो, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लो। उसके बाद ना उसमें देखो कि चरक के कौन से थे, सुश्रुत के कौन से थे, वाग्भट के कौन से थे। तो एक बार चरक उठाओ, एक बार में ही चरक में जो भी आपके क्वेश्चन जिसमें की गड़बड़ थी, वो एक ही बार चरक की बुक से देख लो, बार बार खोलने की जरूरत नहीं है उसको, एक ही बार में देख डालो उसको। फिर उसके बाद ऐसे करके दूसरे सुश्रुत से देख डालो, फिर वाग्भट से। तो आपका एक बार आप 100 क्वेश्चंस का एक साथ देखोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हर को नोट करने की जरूरत नहीं है। जो कि आपको लगता है आपने गलत किया है, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा है, उसको बस अलग से अलग हाइलाइटर से उसको नोट करके रखो। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, उससे पहले जब आप जो है अपनी रिविजन कर रहे होगे, तो आपको ये क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं जो आप बार बार गलत करते हो। ठीक है, तो उस समय पे अगर आप अलग से हाईलाइट करके रखोगे तो आपके लिए रिवाइज करना बहुत आसान होगा। ठीक। ओके मैम। और एक और चीज कि हम जो है नेक्स्ट, अब मैं देखो आज मैंने फिर भी कम क्वेश्चंस पूछे हैं और सब एक एक से भी नहीं पूछे। अगली क्लास में मैं सबसे जो है क्वेश्चंस पूछूंगी। हर एक स्टूडेंट से जो है क्वेश्चन रहेगा कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आंसर करे, और उसी टाइम पे बाकी स्टूडेंट को वो आंसर जो है नोट डाउन करके रखना है। और नेक्स्ट क्लास में हम रिविजन स्ट्रैटेजी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम आउटपुट वाला असेसमेंट अपना शुरू करेंगे। ठीक। ठीक है, सब समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलो। और कोई भी डाउट लगता है आपको, उसको पोस्ट, आपको जो है व्हाट्सएप पे उसका मैसेज डालना है। टेक्निकल टीम जो हमें फॉरवर्ड करती है वो मैसेज, तो हम उसका उसी समय पे रिप्लाई कर सकते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। और सिर्फ यही टाइम है अपने पास पढ़ने का, इसलिए कुछ भी समय आपको वेस्ट नहीं करना है। पूरा दिन आपको जो है अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये टाइम आपको मिला है तो इसको बिल्कुल नहीं गवाओ। इसके साथ बहुत ऑनेस्टी से जो है आप अपनी परफॉर्मेंस दो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम।